हेलो। हाँ, हो गया। आप लोगों को मैं यहाँ से पिछली क्लास में जो संडे वाली क्लास लिया था उसमें आपको जो मैराथन ले रहा था ज्योग्राफी का TRE 4 के लिए और उसके BPSC के लिए, उसमें से 250 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन का मैंने करवाया था आप सबको। और उसके आगे मैं आज आप लोगों का ले रहा हूँ क्लास फिर से। ले लेने का वजह यह है कि ये वो छूटा हुआ पार्ट है, इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 250 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के तकरीबन 500 हैं। उसको पूरा कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको मैं आपको करवाता रहूँगा। लेकिन इस संडे में क्लास ले नहीं पाया था इसकी, इसलिए आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। और इसमें से आज स्टार्ट करता, देखिए इसमें मैं कुछ आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है और मैं इसको क्वेश्चन वाइज बस क्वेश्चन करवाते हुए जा रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ समझाना नहीं है ज़्यादा, जहाँ बीच में ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं करवाते हुए और जल्दी जल्दी निकलते हुए जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसको कंप्लीट करवाना है। फिर उसके बाद जब इसकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास लूँगा ज्योग्राफी की, तो उसमें सारी चीज़ें बताता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे देखिए, महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं। अब देखिए, महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं, इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि कैसी किससे उत्पन्न, पछुआ पवनों द्वारा, आवर्ती पवनों द्वारा, स्थायी पवनों द्वारा, मानसूनी पवनों द्वारा। ये सब हवाएं टाइम टाइम पे चलती हैं, लेकिन क्या है, स्थायी पवन जो है आपकी, जो ये स्थायी पवन है आपकी ना, ये स्थायी पवन ने हमेशा चलती रहती है। इसलिए इसका मेन मेन कारण इसको उत्पन्न करने में हमेशा चलती है, ये हमेशा सालों भर चलती है। मानसून कुछ टाइम चलता है, ठीक है। पछुआ पवनें भी ऊपर नीचे होने पे चलते हैं अक्षांश देशांतर को। आवर्ती पवनों, अब बेलिंग वाला ही इसको बता रहा है आवर्ती पवनों को। इसमें स्थायी पवनें जो हमेशा चलती रहती हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। महासागरीय धारा के धाराएं को उत्पन्न करने में सबसे अहम भूमिका कौन सी पवन निभाती है, आपको पता है, स्थायी पवनों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उष्ण धारा, वार्म करंट कहलाती है। इसमें से कौन गर्म जल धारा है, ठीक है। इसमें से आपको गर्म जल धारा बताना है कि इसमें से कौन सी गर्म है। बेंगुएला की ठंडी है, कनारी भी ठंडी है, पश्चिमी पवन प्रवाह, वेस्टर्ली वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये भी है। लेकिन आपको पता है गल्फ स्ट्रीम ही है जो कि इसमें गर्म जल धारा है। आपको पता है गल्फ स्ट्रीम ऊपर चलती है, ये यूरोप में चलती है, वहाँ जहाँ यूरोप वाला भाग जो ठंडा होता है वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ पे के भाग को कुछ गर्म करती है, ठीक है। आगे देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ये आपकी धारा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। अब गर्म कंबल क्या कहलाती है, जैसे ठंडी में आप कंबल को ओढ़े रहते हैं तो कुछ गर्मी महसूस होती है। जब ये धारा यहाँ से यूरोप की साइड में पहुँचती है ना, मैं यहाँ मैप नहीं बना सकता लेकिन बता रहा हूँ, जब यूरोप में जाती है गल्फ स्ट्रीम, तो ये गर्म करंट है, ठीक, गर्म जलधारा है। तो इसमें इसका होता क्या है कि वहाँ पहुँचने के बाद ये वहाँ के मौसम को, ठंडी मौसम को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसका उपनाम क्या है, इसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा का उपनाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरोप की गर्म कंबल की जलधारा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपने 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेब्राडोर की धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। दाब में वृद्धि, लवणता में, तापमान में विषमता, चलने वाली हवा। देखिए लेब्राडोर भी की जो जलधारा है, ये आपको बताना होना चाहिए कि इसके लिए पता है क्या होता है, इसमें तापमान होता है। लेब्राडोर के लिए तापमान उत्तरदायी होता है, इसलिए लेब्राडोर की जलधारा किसमें, किसके विषमता से उत्पन्न होती है, हम इसको कहेंगे ताप की विषमता के कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है, गर्म धारा है। पेरुवियन धारा, कनारी धारा, बेंगुएला या ब्राज़ील धारा। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, आपको मैं इसके पहले बता चुका था, ये सब ठंडी धाराएं हैं। लेकिन क्या है, ब्राज़ील जो ब्राज़ील के तट पे चलती है, इसको क्या कहते हैं, ब्राज़ीलियन धारा। ये क्या है, जलधारा, गर्म जलधारा है। हाँ, ये जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक और हर पेपर में पूछता है, किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछता है। इसलिए जलधाराओं का चैप्टर, जलधारा का जो इसमें क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग को करना पड़े। इसकी उत्पत्ति का है, कहाँ चलती है, कब चलती है, इसको मैं जब आपका जलधारा वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें एक एक जलधारा की विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ मैराथन की तरह, इसलिए मैं इसको लेके आगे बढ़ते हुए चला जा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं अभी विस्तार से पढ़ाने लगूंगा तो जलधारा पढ़ाने में कम से कम मुझे 4 दिन लग जाएंगे, इसलिए इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद जलधारा की क्लास जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा नए सिरे से, तब उसको पूरा कर दूंगा आपका। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा शीत धारा है। अब देखिए, अटलांटिक अपवातन, मोजाम्बिक, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा, कैरेबियन की धारा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि कौन सी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक। क्या पूछा है, कौन सी शीत जलधारा है, ठीक है। इसमें शीत जलधारा अपने से पूछा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें से कौन सी जलधारा शीत की जलधारा है, ठीक है। हम्म
वो सब ठीक है। इसमें मैं देख रहा था एक लोग का कमेंट आ रहा था। अब देखिए मोजाम्बिक है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा, दक्षिण अटलांटिक है, जो दक्षिण नीचे है कैरेबियन धारा। इसका आप आंसर बताइएगा मुझे, इसमें आप क्या मारेंगे? इसमें तो मैं पूर्व की जलधारा ही मार दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, समुद्र की गर्म धाराएं। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? समुद्र की गर्म धाराएं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पूछा है समुद्र की गर्म जल, समुद्र की गर्म धाराएं क्या है? देखिए ध्रुवों की ओर जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, उष्ण कटिबंध की ओर जाती हैं, कर्क और मकर रेखाओं के बीच जाती है। देखिए ये बीच उच किसी के नहीं जाती हैं। ये क्या होता है? ये भूमध्य रेखा से आपकी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। इसको क्या कहते हैं? गर्म जल धारा कहते हैं। ठीक है, यही है आपकी गर्म जल धारा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 3 गर्म धाराएं हैं? ठीक है, इसमें से तीनों गर्म जल धारा है, इसमें से पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सी गर्म जल धारा है? एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था पीछे, देखिए एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, आप शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे उसका ना। कौन सी गर्म जल धारा है ना, ये तो हुआ था ना। अब 100 इसके आगे वाला, अच्छा वो हट गया है, क्वेश्चन ही हट गया है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा, इसमें क्या पूछा है? कौन सी 3 जलधाराएं गर्म है? ठीक है, अब देखिए आपको पता है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, मोजाम्बिक भी है, ब्राज़ील की धारा, ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। क्यूराइल, क्यूरोसियो आपको पता होना चाहिए। क्यूरोसियो, क्यूराइल तथा कैलिफोर्निया ठंडी है। क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, मोजाम्बिक भी गर्म है, लेकिन क्यूरोसियो क्या है? वो ठंडी जलधारा है। इसका यही आपका विकल्प बनता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण क्या है? इसमें किसके कारण महासागरों में जलधाराएं जो है वो बहती हैं? ठीक है, इसका देखिए वायु दाब एवं हवाएं, ठीक है, इसके अंतर के कारण, पृथ्वी का पश्चिमी प्रवहन और गुरुत्वाकर्षण ये भी है। ठीक है, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान, ये तो आपने पढ़ा ही था, असमान तापमान के कारण, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं प्रवाहित होती? अब देखिए रेनेल, सुसीमा, इरमिंजर या बेंगुला। अब बताइए आपसे अगर मैं पूछ दूं कि इसमें से कौन सी उसमें जलधारा में नहीं होती है प्रवाहित, तो आपको बताना है। ये जो सुसीमा है यही धारा उसमें प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल नीनो, एला नीनो लिखा है, एल नीनो होगा, धारा प्रकट होती है ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ठीक है, आपको ये बताना ये है कि किसके तट पर होती है? इसको ये होती है पेरू के तट पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समुद्र का नाम बताओ जिसमें उत्तरी भूमध्य धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती है। अपनी दिशा है, यहाँ लिखा है, दिश नहीं लिखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, आपका दिशा लिखा है। उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आंध्र महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब देखिए इसमें पूछा है कि किसमें वो अपनी धाराओं को बदल लेती हैं। ठीक है, ये तापमान के कारण होता है, उसमें होता है मानसूनी हवाएं होती है। ये क्या होता है? आपका हिंद महासागर है। क्या है आपका? ये हिंद महासागर है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन बेमेल है? इसमें से बेमेल, इसमें से सब बेमेल है। इसमें से क्या है? दैनिक ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार, बैरोमेट्रिक ज्वार या उपभू ज्वार। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि क्या बेमेल है। ठीक है, बैरोमेट्रिक है, ये सब दैनिक है, क्या है ये? बैरोमेट्रिक जो है, उपभू और ये सब किससे संबंधित? ज्वार से संबंधित, लेकिन बैरोमेट्रिक ज्वार कोई बैरोमेट्रिक ज्वार नहीं होता, यही बेमेल है आपका। ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। दैनिक ज्वार रोज आते हैं, उपभू अपभू उसको सुना है आपने, भूमध्य रेखीय ज्वार आपने भी सुना होगा इसको। सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? 1/2, 3/4, 4/9, 7/10। अगर ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूँ तो क्या होता है? 4/9। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बृहद ज्वार भाटा नवचंद्र व पूर्ण चंद्र, ठीक है, के दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों क्या होता है? चंद्रमा और पृथ्वी परस्पर समकोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के क्या है? विपरीत होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के अधिक निकट होते हैं। अब बताइए अगर एक क्वेश्चन का मैं आपसे जवाब पूछूं तो आप क्या बताएंगे? पता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहद ज्वार भाटा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सब एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? आने का कारण भी बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। ज्वार और भाटा क्यों आते हैं? ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, कितने टाइम के लिए आता है, एक दिन में कितने ज्वार भाटाएँ आते हैं? ये चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी का गोलीय सतह, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। दोनों इसके लिए इफेक्टिव और जिम्मेदार होते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार भाटा, उपसागरीय भूकंप का। यहाँ पूछा प्रगामी से किसका करती हैं? पता है आपको? प्रगामी ज्वार और भाटा का करती हैं।
ठीक है, आगे देखिए। एक ज्वार भाटा के बाद दूसरी ज्वार भाटा में प्राय कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे, 12.5, 36 घंटे या 48 घंटे। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे पूछूं तो होता है 12.5 घंटे। क्या होगा? 12.5 घंटा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप आगे देखिए। महासागरों में उठने वाली ज्वार भाटाओं का मुख्य कारण चंद्रमा का प्रभाव, सशक्त पवन, असमान तापमान। अब देखिए इसमें जो ज्वार भाटा चंद्रमा से ही अक्सर संबंधित होता है, और इसमें आप कुछ इसके सिवा कुछ भी नहीं सोचना है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। क्या होगा? चंद्रमा का प्रभाव। ठीक है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से कौन कारक सहायक नहीं है? क्या है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है? वाष्पीकरण और वर्षा, तापमान की भिन्नता, जल के घनत्व में अंतर, उच्चावच। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या 119 का आपका आंसर क्या होना चाहिए? उच्चावच से इससे कोई महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति से इसमें सहायक नहीं है। क्या? उच्चावच। ये तो पहाड़ी पठार, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपका। वाष्पीकरण वर्षा से होता है, तापमान की भिन्नता से होता है, जल की घनत्व से भी होता है। ठीक है, जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पानी नीचे बैठेगा, तो जहाँ कम होगा वहाँ से धाराएँ आएंगी। तापमान में क्या? जहाँ तापमान वाष्पन ज़्यादा होगा तो वहाँ हवाएँ ठंडियों के ऊपर उठेंगी, तो उसके लिए ठंडी हवाएँ आएंगी उसको भरने के लिए। और वाष्पीकरण और वर्षा, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ से ऑटोमेटिक, वाष्पीकरण से कम होगा और बढ़ेगा तो दो ज़्यादा साइड से कम साइड की तरफ पानी का बहाव होगा, तो इसे धारा की उत्पत्ति होगी। और इसे उच्चावच से इसका कोई लेना देना नहीं। उच्चावच पर्वत पठार से क्या मतलब है? धाराओं की उत्पत्ति और ना उत्पत्ति के कारण से। ठीक है, आगे देखिए आप। निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर में नहीं चलती? सुसीमा, क्यूराइल, गल्फ स्ट्रीम, किरोसियो। अब देखिए आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इसमें कि कौन सी नहीं चलती है। इसमें क्या नहीं चलती? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धारा है। कौन सी नहीं चलती है? इसमें नहीं चलती है गल्फ स्ट्रीम। आगे देखिए। निम्न समुद्री निक्षेपों में से कौन जैव निक्षेप है? इसमें लाल मृत्तिका, डायटम ऊज, उल्कापिंड, पंख। अब देखिए ये जो डायटम ऊज है यही होगा। हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डायटम ऊज। डायटम ऊज क्या होता है पता है? यहाँ पूछ रहा है जैव निक्षेप है। क्या है? जैव निक्षेप पूछ रहा है। तो जैव निक्षेप का मतलब ये होता है कि जो उसमें सजीव प्राणी होते हैं, जैसे शैवाल, ओयाल और इनके जो अस्थिपंजर है उनके सड़ने गलने से जो भी उत्पाद की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायटमूज कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित समुद्री निक्षेपों में से कौन जैव निक्षेप नहीं है? अब देखिए जैव निक्षेप नहीं है। अब इसने जैव निक्षेप किस लिए नहीं पूछा है? अब इसका ध्यान रखिए, जैव निक्षेप कौन सा नहीं है पता है? ये टेराइड ऊज होता है। टेराइड ऊज क्या होता है? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। कैल्शियम सिंधु पंख पता है, ग्लोबल। इसमें टेराइड जो है वो क्या है? जैव संबंधित नहीं, क्योंकि बाहर से जाने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें निक्षेप की बात कर रहा है। निम्नलिखित समुद्री निक्षेपों में कौन एक स्थल जात निक्षेप नहीं है? स्थल जात मतलब स्थल से नहीं जाता उसमें। याद रखिए, स्थल से नहीं जाता है तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए डायटम। डायटम क्या होता है? समुद्र के अंदर जो भी जीवित प्राणी रहते हैं, या तो शैवाल है, जो भी मृत प्राणी होते हैं, जो सजीव रहते हैं, मरने के बाद वो इकट्ठा होते होते वो बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डायटमूज कहते हैं। निम्नलिखित में से एटाल और वलयाकार प्रवाल की सही परिभाषा कौन सी है? ठीक है, अब इसमें एक परिभाषा पूछ रहा है एटाल और उसके लिए डायटमूज के लिए पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रायः किसी द्वीप के चतुर्दिक या जलमग्न पठार, यहाँ पठार नहीं है, यहाँ पठार के ऊपर निर्मित प्रवाल भित्तियाँ। ठीक है, वो जो नीचे होती हैं उसी के ऊपर अपने घरौंदे को बना लेते हैं प्रवाल, और उसको अपनी खोल को बनाते जाते उसी को क्या कहते हैं? एटाल। एटाल आधा अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, इसी को एटाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी दशा प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? उष्णकटिबंधीय महासागर, 250 फीट से अधिक गहरा जल, स्वच्छ जल और सागरी तरंगे तथा धाराएं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा जिम्मेदार नहीं है, तो इसमें क्या होगा पता है? 250 फीट से अधिक गहरा जल, तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता, वैसे भी करके वो अंधकार जोन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? प्रवाल के विकास में ये कोई योगदान नहीं देता। इससे ऊपर ही जहाँ तक प्रकाश का क्षेत्र रहता है वहीं तक प्रवाल अपने विकास को करते हैं, वहीं तक रहते हैं। सीधी सी बात। इसमें क्या है? 250 फीट से अधिक गहरा जल नीचाई में। नीचे, ठीक है, नीचे जल में चूना कितने प्रतिशत लवणता तक विद्यमान रहता है? अब जल में चूना पूछा है, कितने प्रतिशत होता है? आपको पता होना चाहिए जल में कितने प्रतिशत? 27 से 38%। इसमें कुछ बताना नहीं है, 27 से 38% चूना होता है जल में, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक गर्म होता है? सूर्य की सीधी किरणों द्वारा, ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा, जैव पदार्थ का जलना, पार्थिव विकिरण के द्वारा। अब देखिए सबसे ज़्यादा किससे होता है आपको अच्छी तरह पता नहीं? पार्थिव विकिरण द्वारा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं किससे होता है? सूर्य की सीधी किरणें, ज्वालामुखी गतिविधियों और क्या जैव पदार्थ का जलाना, पार्थिव विकिरण के द्वारा सर्वाधिक गर्म होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यतप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यतप सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, उपोष्ण कटिबंध में, या शीतोष्ण कटिबंध में, या ध्रुवी में। अब देखिए ये पूछा है कहाँ सीधा पड़ता है, कहाँ कम पड़ता है, कहाँ सबसे दूर पड़ता है। यहाँ आपसे यही पूछ रहा है, यहाँ से आपसे कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहा है, लेकिन इसको बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है सूर्यतप ध्रुवी कटिबंध में। अब देखिए ध्रुवी कटिबंध में लिख रहा है तो आप बताइए भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि ध्रुवी कटिबंध, ठीक, की मात्रा सूर्यतप की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ होती है? ध्रुवी कटिबंध। इसमें इस ऑप्शन में मुझे कुछ लग रहा है भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा लंबवत चमकता है और वहाँ होते हैं। सूर्यतप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा वहीं पर, लेकिन सूर्यतप वहाँ पे अगर जाएगा तिरछा होके तो उसमें हो जाएगा ये इसका आंसर ये गलत है। इसका आंसर भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसी से अनुमान लगा लीजिए आप। क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास की दर 10 सेंटीग्रेड है, 145, 165, 150 मीटर या 170 मीटर पे। तो ये आपको पता होना चाहिए 160 से 65 मीटर के ऊपर जाने पर 10 सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। नागरिक उड्डयन की दृष्टि से वायुमंडल में कौन सी परत उत्तम मानी जाती है? जिसमें हवाई जहाज उड़ती है उसको पूछा। क्षोभ मंडल के ऊपर ही उड़ती है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? समताप मंडल उनके लिए तापमान समान रहता है और उसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन सही रहता है। इसमें वायुमंडलीय धारा क्या है? वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या बहिर्मंडल सबसे ऊपरी आयन मंडल में क्या होता है? फ्रिक्वेंसी अच्छी आती जाती है रेडियो ऑडियो के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा समताप मंडल। आगे देखिए, महासागरीय गर्तों की संख्या निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक, किस में सबसे ज़्यादा महासागरीय गर्त है? आपसे ये पूछने चाहता है तो आपको बताना ये प्रशांत महासागर में सबसे सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं। गर्तों की संख्या किस में सबसे ज़्यादा है? प्रशांत महासागर। इसमें सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच भी इसी में सबसे गहरा 1122, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बेजर ऑफ द चैलेंजर द अटलांटिक निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की कृति है? बेजर ऑफ द चैलेंजर द अटलांटिक, ठीक, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है? अब बताइए, आर्थर होम्स, जीएस स्टीयर्स, थॉमसन या बारसेस्टर। अब अगर ये पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? थॉमसन। कौन है ये? थॉमसन, ठीक है। आगे देखिए, 133 सागरों तथा महासागरों में लवणों की कुल मात्रा का योग लवणता कहलाता है। यह विचार किस विद्वान द्वारा दिया गया था? मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि सागरों और महासागरों में लवणों की कुल मात्रा जो होती है, ठीक है, कुल मात्रा योग लवणता कहलाता है, और यह विचार किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बताइए आप क्या हो जाएगा? जान मरे इसमें है कहाँ पे? इसमें तो है नहीं। 133 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थॉम्स हो गए। और हाँ, कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ओमाने। क्या कहते हैं? DFD ओमाने, ठीक है, AFD ओमाने कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। कह रहा है सागरी जन के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं, ठीक है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? पता है? टोटल उसमें जो उपस्थित होते हैं उसके प्रतिशतता को यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। इसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी? स्वेडर रूप के द्वारा दी गई थी। ये जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा। लवणता, ये लवणता का आपका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, ये है लवणता, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, सागरी जल का दबाव 1 किमी गहराई के पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितने किलोग्राम होता है? नीचे जाने पर एक कितना ग्राम कम होता है? पता है आपको? इसका क्या होगा? 170 किलोग्राम। क्या होगा? 170 किलोग्राम होता है। आगे देखिए, महासागरों की औसत गहराई कितने मीटर होती है? महासागरों की औसत गहराई पूछ रहा है। प्रत्येक महासागर तकरीबन कितना गहरा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है 3800 मीटर। इसका क्या आंसर है? 3800 मीटर। महासागरीय गर्तों की गहराई 6000 मीटर से कितने मीटर के बीच होती है? अब देखिए हम बता दें आपको, 11000 तो मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो 15000, 16000, 17000, 18000। तो इसका आंसर अगर आपसे मैं पूछूँ तो 15000 तक होते हैं। क्या होते हैं? 15000 तक होते हैं, ठीक। 6000 से लेकर 15000 तक न्यूनतम, उसको हम क्या कहते हैं? महासागरीय गर्त कहते हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक महासागरीय गर्त निम्न में से किस महासागर में पाए जाते हैं? अभी आपको ये आंसर, इसका आंसर बता दिया गया था। किस में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर। आगे देखिए,
ऐसे ज्वार जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति तथा सूर्य के भिन्न अंश पर झुकाव के कारण 6 महीने के अंतराल पर आते हैं उसे क्या कहते हैं? जो 6 महीने पे आते हैं और 6 महीने के बाद आते हैं, सूर्य और सूर्य की परिभ्रमण गति और उसके अंश के झुकाव के कारण। तो इसके ये कब आते हैं, इसको पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऐसे ज्वार को क्या कहते हैं? बृहत या, इसको हम कहेंगे बृहत या दीर्घ ज्वार, जो बहुत दिनों के बाद आते हैं। एक तो सू नहर जोड़ती है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सू नहर जोड़ती है ह्यूरन और सुपीरियर, ये ग्रेट लेक्स वाले भाग को हम कह रहे हैं। ह्यूरन और सुपीरियर को जोड़ती है कौन सी? सू नहर, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? वृष्टि, सामुद्रिक जलधाराएं, बड़ी नदियों के मुहाने, समुद्री तटी पर वनस्पतियों। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है किसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या है, ये जो समुद्र तटी वनस्पतियाँ, इसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। महासागरीय नीतल के 4 उच्चावचीय स्वरूप में किसका विस्तार सर्वाधिक है? अब देखिए महासागर में किसका सबसे ज़्यादा वो होता है, ठीक है, ये सब महासागरीय मैदान का ही होगा, ठीक है। क्या होता है? महासागरीय गहन महासागरीय मैदान, इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? ठीक, गर्त दिया है, मैरियाना प्रशांत महासागर, रोमांस अंध महासागर, सुंडा हिंद महासागर, एल्यूसियन हिंद महासागर। इसमें से पूछा है कि कौन सा अपना सही नहीं है। अब आपको बताना है, आप बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं, कौन सा सही है, आपको पता होना चाहिए कि पता हो। एल्यूसियन जो है वो हिंद महासागर, इसमें से क्या सही नहीं है? एल्यूसियन हिंद महासागर में, एल्यूसियन जो है ये हिंद महासागर में नहीं है, ठीक है। द एल्यूसियन, ये सुंडा है, एल्यूसियन हिंद महासागर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। जल मंडल के समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतः कितनी गहराई के बाद होता है? जल मंडल पूछ रहा है, वायुमंडल नहीं पूछ रहा है, जल मंडल पूछ रहा है। ये होता है आपका 6000 फीट से आगे का, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? इसमें से सागरीय तापमान को अक्षांश, जल और स्थल के वितरण में असमानता, प्रचलित पवन तथा सागरीय धाराएं, उपयुक्त सभी। और इसका आंसर अगर आपसे मैं पूछ दूं तो क्या होगा? ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। ये होगा अक्षांश भी प्रभावित करता है, ठीक है। अक्षांश जहाँ पे किरणें पड़ती हैं, जल स्थल ये भी करता है। जहाँ जल ज़्यादा होगा वहाँ कम होगा, जहाँ स्थल ज़्यादा वहाँ ज़्यादा। प्रचलित पवनें जहाँ जाएंगी वहाँ उसकी तापमान उसको बढ़ा देंगे, सागरीय धाराएं बढ़ा देती हैं। और क्या है? उपयुक्त सभी है। अधोलिखित में कौन सा उच्चावच मंडल द्वीपीय भाग के सर्वाधिक निकट है? जो द्वीप है, जैसे ये द्वीप है, मान लीजिए ये कोई द्वीप है, यहाँ से महासागर शुरू हुआ, तो इसके निकट कौन सा भाग सर्वाधिक पाया? महासागरीय गर्त, महासागरीय मैदान, महासागरीय। देखिए मग्न तट और मग्न ढाल, इसमें यही होता है। तो इसमें क्या होता है? मग्न तट होगा, पहले मग्न तट होता है, फिर मग्न ढाल होता है, फिर क्या होता है? मैदान होता है, फिर क्या होता है? महासागरीय गर्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे इसका क्रम चलता रहता है। लेब्राडोर द्रोणी किस महासागर में स्थित है? अब लेब्राडोर द्रोणी पूछ रहा है किस महासागर में स्थित है? ये क्या है? आंध्र महासागर में। कहाँ है? आंध्र महासागर में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधोलिखित में कौन सा द्रोणी प्रशांत महासागर में स्थित है? अंगोला द्रोणी, अंगोला द्रोणी, इसमें पूछ रहा है अंगोला द्रोणी, स्पेनिश द्रोणी, ओमान द्रोणी और फिलीपाइन द्रोणी। इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा द्रोणी प्रशांत महासागर में स्थित है? अब देखिए फिलीपाइंस द्रोणी क्या है? फिलीपाइन द्रोणी कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, अधोलिखित में कौन सा संयोजन सही नहीं है? सही है कौन सा? पीरू चिली द्रोणी प्रशांत महासागर, सुंडा आंध्र महासागर। सुंडा देखिए यहीं गलत हो जाए, केप वर्ड गर्त हिंद महासागर, फिलीपाइन आंध्र महासागर। अब सुंडा गर्त क्या है? सुंडा गर्त आंध्र महासागर में तो है नहीं, ठीक है। सुंडा गर्त कहाँ है आपका पता है? इसमें पूछा कौन संयोजन सही है। अच्छा, कौन संयोजन सही है, ठीक है। ये देखिए फिलीपाइन जो है अब प्रशांत में है, ये केप वर्ड आंध्र में है, ये सुंडा हिंद महासागर में है, यही आपका पीरू चिली द्रोणी कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है, इसमें सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। अब जब लवणता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इसमें कौन सा सोडियम क्लोराइड हम हमेशा सबसे ज़्यादा पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला आपका क्या कह रहा है? सागर के सतही जल का औसत तापमान कितना है? ठीक है, ये तापमान सेंटीग्रेड में याद रखिएगा, सब सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। सतही पूछा है, सतही में कितना सेंटीग्रेड तापमान रहता है? आपको पता होना चाहिए कि 180 नहीं है, ये 18 पॉइंट है, ये सेल्सियस लिखा हुआ है 180, ठीक है। सतही जल का तापमान इतना ज़्यादा रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अधिकतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, मृत सागर में, पीला सागर में। अब बताइए सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाएगी? आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है मृत सागर, हमेशा आपने सुना, इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। हाँ,
चैलेंजर गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर में और भूमध्य सागर में। ठीक है, ये चैलेंजर पूछ रहा है आपसे, चैलेंजर गर्त कहाँ पे है भैया आपका? प्रशांत महासागर में। किस में है? प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, समुद्र टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? जो समुद्री टीला है उसमें सपाट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब जैसे ये आपका सागर वाला है, ये सागर है आपका, ठीक है, ये क्या है? ये सागर। इसमें ऐसे पहाड़ उठा रहता है, अब ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, तो इस टीले की बात कर रहा है जिसपे प्रवाल अपने घरौंदे बनाते हैं। इस टीले को हम क्या कहते हैं? गुआट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुआट कहते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? निम्न, इसको कहते हैं निमग्न द्वीप गुआट, गुआट। ठीक, आगे देखिए, सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी हिंद महासागर में, अरे उत्तरी आंध्र महासागर में, दक्षिणी आंध्र महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। देखिए उत्तरी और इसमें आप पक्का कन्फ्यूजन करते हैं, तो इसको आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। सार्गेसम कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये उत्तर गलत है, सार्गेसम सागर प्रशांत महासागर में नहीं है। ये है आपका सार्गेसम सागर किस में स्थित है? उत्तरी प्रशांत, अरे उत्तरी आंध्र महासागर, अटलांटिक ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, सुएज नहर जोड़ती है। अब यहाँ 156 में देखिए, सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज। सुएज की पूरी कहानी, सुएज नहर पे क्या है, कैसे स्थित, कब स्थापना हुई, कब मिस्र के कब्जे में आया, कब इस पे शुरू हुए, किसके बंदरगाह कहाँ से शुरू होते, कहाँ से ख़त्म होते, सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी इसमें नहीं। बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को निम्नलिखित में से मिलाती है। बाल्टिक सागर और उसको कौन जोड़ता है पता है आपको? कील नहर। क्या वो जोड़ता है? कील नहर। आगे देखिए, आइसोबार रेखाएं प्रदर्शित करती, समान वर्षा, समान बादल, समान वायुदाब और समुद्र तल के समान गहराई वाले। अब देखिए बात मतलब गहराई को करता है और यहाँ आइसोबार पूछ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं आपको पता है? आइसोबार रेखा किसको किसको कहती हैं? वायुदाब। ठीक, समान वायुदाब को ये मिलाती हैं। ठीक है, आगे चलिए, आइसोबार रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए आइसोबार फिर पूछ दिया है आपसे 159 में क्वेश्चन नंबर, फिर आइसोबार पूछा है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। और यहाँ आइसोबार नहीं है, यहाँ आइसोबाथ होगा, बाथ है। अच्छा, यहाँ गहराई वाला शब्द पूछा है, तो इसका आंसर होगा समान गहराई को, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? अब किस महासागर में द्वीपों की, ये अभी क्वेश्चन हो चुका था प्रशांत महासागर में। ये शायद द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में? प्रशांत महासागर में। हो चुका है क्वेश्चन अभी प्रशांत महासागर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? अब स्वेज नहर, पनामा, कील, बोल्गा और बाल्टिक, सबसे बड़ी नहर कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है आपकी? स्वेज नहर। ठीक है, आगे देखिए, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती हैं, ये तो हुआ था। अभी बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन से मिलाती हैं? ये तो कील नहर मिलाती है, तो हो चुका था। आगे अभी अगला क्वेश्चन, सपाट शीर्ष वाले समुद्री को क्या कहते हैं? अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? गुआट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बैफिन, हडसन, मैक्सिको की खाड़ी और इसको, तो आप किसको कहते हैं भैया? मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये सब बताएंगे आपको जब मैं मैपिंग कराऊंगा, तब इसमें बस क्वेश्चन वाइज मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कराना इसको ज़्यादा है, क्योंकि आगे एग्जाम है सबके। इसको इसकी नज़र से, सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ किस महासागर में? सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियों की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा नीतल पहाड़ियाँ किस में होती हैं, पाई जाती है पता है आपको? हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर, ध्यान रखिए। आगे देखिए, प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर में नीतल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? उसमें पूछ रहा है आपसे संख्या कितनी है। संख्या कितनी होगी? लगभग 10,000। ठीक है, जो ऊपर से हमको नहीं दिखाई देती है सागर के अंदर है। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? अब जलमग्न कैनियन कितने हैं भैया, आपसे ये पूछ रहा है। जलमग्न कैनियन, अब इसमें कुछ नहीं बताना है, 102 होता है। चलिए आगे, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में? अब जलमग्न कैनियन सर्वाधिक किस महासागर में है ये पूछ रहा है आपसे। इसका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में है। किस में है? प्रशांत महासागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। अब बताइए, भूमध्य सागर में, बेरिंग सागर में, दक्षिण चीन सागर में और जापान सागर में। अब इसका आंसर आप बताइए कि किस में पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? अभी बताया था, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सागरी जल, हाँ इसका तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड ही होगा, अभी जिससे पीछे हुआ था। आगे देखिए, महासागरी लवणता निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा के बीच, विषुवत रेखा के बीच, नदियों के मुहाने पर, ध्रुवों के निकट। अब देखिए, कर्क और मकर रेखाओं में तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ क्या होगा? वहाँ आपके लवणता सर्वाधिक पाई जाएगी। ग्रेट साल्ट झील स्थित है। अब ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहा है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? यूएसए में। कहाँ स्थित है? यूएसए में।
आगे देखिए, बाल्टिक सागर में न्यून लवणता क्या, निम्नलिखित में से क्या कारण। अब पूछ रहा है बाल्टिक सागर में न्यून लवणता का मुख्य कारण क्या पूछा है। यहाँ पे क्या, बाल्टिक सागर में बहुत सारी नदियाँ आके गिरती हैं और उससे क्या होती है, वहाँ की लवणता कम हो जाती है। आगे देखिए, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। आपको पता है चैलेंजर होगा, ये कहाँ है, अरे प्रशांत महासागर का। महासागरों में सूर्य की किरणों के कितने गहराई पर पहुंच पाती हैं। अब 80 मीटर, 85 मीटर, 183 मीटर। अब इसमें से पूछ रहा है कितने मीटर तक पहुंचती हैं भाई, 183 मीटर तक पहुंच जाती हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागर में जल का तापमान सर्वाधिक, कैरेबियन सागर, लाल सागर, या मैक्सिको की खाड़ी, या फारस की खाड़ी। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, किसमें सबसे ज़्यादा, फारस की खाड़ी में। कारण आप बताएंगे हमको, ठीक है सब चीज़। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय स्थल ये निक्षेप नहीं है, बजरी, रेत, सिल्ट, मृतिका, पंख और लावा। महासागरी नहीं है, तो महासागरी सीधे सीधे नहीं है, आपको अच्छी तरह पता चाहिए। लावा हमारे ज्वालामुखी से प्राप्त होता है, इसको हम कह सकते हैं आराम से। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सागर जल का तापक्रम सबसे कम है। कौन सा सागर ऐसा जिसका तापमान सबसे कम है। तो पता है आपको, श्वेत महासागर का क्या होगा, श्वेत महासागर का तापमान क्या है, सबसे कम है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, महासागरों में लवणता का औसत कितना प्रतिशत। अब महासागर में लवणता कितने परसेंटेज पाई जाती है, लगभग 35%। अब यहाँ जो 35% लिखा है ये गलत लिखा है, ये इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं अनुपात में, ठीक है ध्यान रखिएगा। प्रतिशत पूछा है ना यहाँ पे, प्रतिशत सॉरी गलत है, प्रतिशत जो लिखा है वो सही है। पृथ्वी पर सर्वाधिक बर्फ का आयतन पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक बर्फ कहाँ मिलती है भैया, अभी ये तो आप लोग सब लोग बता दोगे सब। और कहाँ पाएगी, हिमालय में, दक्षिणी अमेरिका में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में। अंटार्कटिका में पाई जाएगी, सारी जाहिर सी बात है। महासागरों की सतह पर सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। अब इसमें बताइए आपको कहाँ पाया जाएगा सर्वाधिक तापमान, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। 200 से 400 अक्षांशों पर लवणता कितने प्रतिशत होती है, 20 से 40 है, ठीक है 20 से 40 है, 200 और 400 नहीं है, यहाँ एक मिसप्रिंट हो गया है, ये होती है 36%। क्या होती है, 36% होगी, क्या होगी 36 होगी। आगे देखिए, समुद्र की गहराई का मापक फैदम होता है। एक फैदम कितने गहराई को मापता है, फैदम किसका इकाई है, समुद्र की गहराई मापती है। एक फैदम में कितने फीट की होती है, 6 फीट। क्या होती है, 6 फीट, ठीक। एक फीट में कितने इंच, 12 इंच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं, मैरियाना, टोंगा, सुंडा या जावा। अब देखिए सुंडा और जावा तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, सुंडा और जावा किस में है, हिंद महासागर में, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। अभी तो बताया था मैं, मैरियाना ट्रेंच। किसका, प्रशांत महासागर का पूछ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सबसे गहरा है, तो इसका हो जाएगा आपका मैरियाना ट्रेंच। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाएगी, अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में। ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके लिए अच्छा ही बात है, मृत सागर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त, अटलांटिक, रोमांस गर्त, पेरू, प्यूटोरिको और सैंडविच गर्त। इसमें पूछ रहा है अटलांटिक महासागर का सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, आपका बताना है, आपको पूछा है, तो इसका क्या होगा, प्यूटोरिको, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर पूछा है। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष मापक की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसको मापता है, समय को मापता है, इकाई है आपकी औसत इकाई, एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक तरह से ये होता है कि जैसे हम तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, उसी तरह एक दूरी और इकाई मापने की ये क्या है, वर्षा प्रकाश वर्ष की किसकी दूरी मापता है भैया, आपको दूरी की मापता है, जो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती हैं। सुंडा गर्त स्थित है हिंद महासागर में, सुंडा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। स्वेज नहीं जोड़ती अब देखिए यहाँ पूछ रहा है स्वेज नहीं जोड़ती, ठीक है, स्वेज नहीं जोड़ती, किसको नहीं जोड़ती, लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, नहीं जोड़ती प्रशांत महासागर और मैक्सिको की खाड़ी। तो वहाँ स्वेज कहाँ जाएगी भैया मेरे, यही है इसका, देखो यही है, लेकिन इसमें होगा नहीं जोड़ती नहीं है, जोड़ती है, किसको होगा, ये आंसर गलत है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा ये जोड़ती है, ये नहीं रहे जो है यहाँ पे गलत है। आगे देखिए आपका क्या है, विश्व का सबसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त
किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। इसको ध्यान से रखिए। निम्नलिखित में से कौन महासागरों की औसत गहराई कितनी है? कितनी है? अभी तो बताया था मैं 3800 मीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये 3800 मीटर रिपीट हो रहा है, कई इसमें 10-12 क्वेश्चन रिपीट हुए। कौन मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। अब मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन क्या स्थित है? अटलांटिक महासागर। सीधी सी बात है, इसको कभी भूलने वाली चीज़ ही नहीं है आपकी। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा है? कनारी, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील। ये दोनों देखो, ये हो गई आपकी गर्म। अब कनारी और क्यूरोसियो, अब इसमें से जो पूछा है आपको बताना था। क्यूरोसियो क्या है? आपकी ठंडी जलधारा है। हमेशा बताता हूँ क्यूरोसियो ठंडी जलधारा है। आगे देखिए, आज निम्नलिखित अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म धारा है? फिर देखिए आपके क्या पूछ रहा है यहाँ से? कनारी, पेरू, क्यूराइल, और कौन गर्म जलधारा है इसमें? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा पूछ दिया है आपसे, कौन आपकी गर्म जलधारा है? हाँ, कौन है? क्यूरोसियो। क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में? क्यूरोसियो क्या है? ये आपकी गर्म जलधारा। आगे देखिए, निम्नलिखित कौन सी धारा समुद्री धारा जो ठंडी जलधारा? ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये धारा। तो इसमें क्या है हमारा? लेब्राडोर। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? ब्राज़ील, हम्बोल्ट, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम। ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है। ठीक है, ये क्या है? यही आपकी है ठंडी। क्या है? क्या कहेंगे इसको? हम्बोल्ट की धारा। 170 की हम्बोल्ट की धारा। अगला क्वेश्चन 198 देख लीजिए आपके क्या कह रहा है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरी आंध्र महासागर की धारा, तो उत्तरी अटलांटिक की धारा पूछा? बेंगुएला, फॉकलैंड, लेब्राडोर और अगुल्हास। आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए आपका क्या हो जाएगा? लेब्राडोर की धारा जो है, यही है लेब्राडोर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्म सागरी जलधारा है? इसमें फिर पूछ रहा है कौन गर्म है। आपको पता होना चाहिए गर्म कौन सी होगी? ब्राज़ील की धारा गर्म है। क्या है? ब्राज़ील की धारा आपकी गर्म जलधारा है। आज आपका 200वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है? गर्म। अब देखिए यहाँ फिर ब्राज़ील आ गया, यही है गर्म। ये क्या है? ये गर्म समुद्री धारा। ठीक है, ये है गर्म समुद्री धारा। ये क्वेश्चन जो है आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अभी आपका इसके बाद 250 क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज 50 और करा दूंगा तो आपका हो जाएगा 100। ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों के लिए आसानी होगी, इसलिए अभी टाइम हमारे पास है। अभी क्लास ही कितने मिनट की हुई है अपनी? अभी अपनी क्लास हुई है भैया टोटल 36 मिनट की। इसको मैं 50 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट हो जाए। 200 ज्वार के प्रति प्रगतिशील लहर, प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रोग्रेसिव, अब देखिए प्रोग्रेसिव के जो प्रतिपादक थे अपने, वो कौन थे? स्थैतिक। कौन है उसको? जो ज्वार वाले थे उनको हम क्या कहेंगे? बिलियन हार्वे हैं, बिलियन हार्वेल कहते हैं इसको। आर.एस. हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्थैतिक। क्या कहते हैं? स्थैतिक तरंग सिद्धांत। ठीक है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। एक कभी कभी पूछ देता है जीएस में भी, तो वहाँ हम कच्चा खा जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जलधारा है? उत्तर विश्व धारा, कनारी, फॉकलैंड, दक्षिण। अब देखिए उत्तर से चल रही तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए गर्म जलधारा यही होगी। ठीक है, यही होगी। आगे देखिए अगला, ज्वार भाटा की उत्पत्ति विषय स्थिर तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब देखिए स्थिर, यहाँ पूछ रहा है स्थिर जो है उसके कौन थे? हैरिस नहीं है, हैरिस थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? उत्तरी अटलांटिक, पेरू की धारा, वेनेजुएला की धारा, फॉकलैंड। अब देखिए इसमें से क्या पूछा है? कौन ठंडी नहीं है? इसका मतलब वो गर्म जलधारा है। आपको पता है उत्तरी अटलांटिक जलधारा आपकी क्या है? ये गर्म जलधारा है। चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितना गुना अधिक होता है? अब सोचिए, चंद्रमा का बल सूर्य से ज़्यादा होगा तभी क्या होगी? ज्वार भाटा की उत्पत्ति होगी। कितना गुना अधिक होता है? 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अब देखिए जल के घनत्व में, जब घनत्व में अंतर होता है तो थर्मोक्लाइन। अब देखिए थर्मोक्लाइन कहेंगे कि क्या कहें? इसको क्या कहेंगे? इंट्रोक्लाइन। क्या कहते हैं? इंट्रोक्लाइन। कहीं पूछ दिया तो ये मामला फंस सकता है, इसलिए इंट्रोक्लाइन धारा कहते हैं। आगे देखिए आपका क्या कह रहा है। आगे आपका कह रहा है निम्नलिखित में से
क्या पूछ रहा है आगे आपका जो पूछ रहा है उसको ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? विलियम वेयल का प्रगामी सिद्धांत, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, और हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, या लाप्लास का गतिक सिद्धांत। इसमें दो ठो तो ऑटोमेटिक कट गया, अब इसी दो में से बचा हुआ है आपका। अब आप बताइए क्या होगा? ये लाप्लास का गतिक सिद्धांत क्या होगा? लाप्लास का गतिक सिद्धांत। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? ठीक है, जो लताएं चढ़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो उसके ऊपर चढ़ती है उसको क्या कहते हैं? लियाना। क्या कहते हैं? लियाना। ठीक है। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीधी रेखा में स्थिर होते हैं? अब देखिए महीने में पूछ रहा है कितनी बार होते हैं। ठीक है, ये कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं। ठीक, लघु और बृहद के बाद। प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है, पता है प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है। अब इसका आंसर आपको बताना है प्रत्येक स्थान पर ज्वार कब आता है। ठीक है, अब इसका आंसर आपको पूरी तरह से बताना है कि कब कब आता है। 12 घंटे 20 मिनट बाद। कब आता है? 12 घंटे 20 मिनट बाद। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? क्या है? समुद्री। फॉकलैंड, मोजाम्बिक, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील। अब बताइए फॉकलैंड क्या है? ठंडी है कि गर्म है? भैया आपको पता होना चाहिए, यही है आपकी ठंडी। कौन? फॉकलैंड। ठीक है, और बाकी तो सब गर्म है। ऐसे ही करते करते याद हो जाएगा। ज्वारी परिकल्पना के प्रणेता कौन थे? अब ज्वारी जेम्स जीन्स दिए थे, चेम्बरलिन दिए थे, रसेल दिए थे, ऑटो सिम ने दिए थे। ज्वारी परिकल्पना ये आपका पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, मैंने यहीं से पढ़ना शुरू किया था। इसको किसने किया था? जेम्स जीन्स ने। अधोलिखित में से कौन सी परिकल्पना ऑटो सिम द्वारा प्रतिपादित की गई थी? निहारिका, ग्रहाणु, आंतरिक धूल परिक्रमा, या ज्वारी परिकल्पना? किसके द्वारा पूछ रहा है? अब इसको देखिए क्या होगा? यह आंतरिक धूल परिकल्पना कौन किया था? ऑटो सिम। कौन किया था? ऑटो सिम द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत वो है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जब सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष पृथ्वी की सीध में होते हैं और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है तो कौन सा ज्वार आता है? आपको पता होना चाहिए कि फिर कौन सा ज्वार आएगा। और जब सब लोग एक ही में हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आता है, इसी को कहते हैं दीर्घ ज्वार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डार्विन का धसाव सिद्धांत संबंधित है समुद्री सोपान से, प्रवाल भित्ति से, अपरदन चक्र से, ज्वार भाटा से। डार्विन ने कहाँ दिया था सिद्धांत? इसको आपको पता होना चाहिए। क्या धसाव? एक किससे है? समुद्री सोपान से, डार्विन का। ठीक है, डेविस का अपरदन चक्र है, ध्यान रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? आंध्र, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक। अब आपको पता होना चाहिए गल्फ स्ट्रीम किस में प्रवाहित होती है भैया? आंध्र महासागर में होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है? कनारी, ओयासियो, लेब्राडोर, अगुलहास। आपको पता होना चाहिए एमपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है अगुलहास। ठीक है, अगुलहास। चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा को क्या कहते हैं? एलिनो, हमबोल्ट, कनारी, या अगुलहास। इसको हम लोग कौन सी धारा कहते हैं? इसको कहते हैं हमबोल्ट। हमबोल्ट ठंडी जलधारा है। ठीक है, चिली के तट पे जाती है तो मौसम को सुहाना बनाती है। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किन किन समुद्री धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के समीप घना कोहरा होता है? अब देखिए यहाँ पूछ रहा है किसके मिलने से। आपको पता होना चाहिए लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब मिलती हैं। कौन? गल्फ स्ट्रीम और लंबौर, जब ये दोनों का संगम होता है। कहाँ पे? लेब्राडोर, और यहाँ पे अच्छे कोहरे बनते हैं, आने जाने यातायात बाधित होता है। हम प्लैंकटन का निर्माण मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रांड बैंक क्या है? अब देखिए ग्रांड बैंक क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे ये ग्रांड बैंक क्या है तो आपको बताना पड़ेगा ये ग्रांड बैंक क्या है। ठीक है, ये ग्रांड बैंक क्या है? ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है जहाँ दोनों धाराएं मिलती हैं। ठीक है, वहाँ मछलियों का ग्रांड बैंक एक तरह से मछलियाँ, ये मछली उत्पादन के लिए भी, मछलियों के उत्पत्ति के लिए, किसके लिए? मछलियों के उत्पत्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा करता है, अच्छी स्थिति बनाता है, वहाँ पे स्थिति बनाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अभी आपको मैं बताया था प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? विलियम बेबेल। कौन दिया था? विलियम बेबेल। आगे आइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। अब बताइए ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जिम्मेदार कौन होगा सबसे ज़्यादा? इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी चंद्रमा। ठीक है, आगे देखिए,
आगे देखिए आप, ये हो गया चंद्रमा, ठीक है। आगे देखिए, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का प्रभाव, सशक्त पवनें, असमान का तापमान तथा ये भैया चंद्रमा। ज्वार भाटा जहाँ दिखे वहाँ चंद्रमा दिख जाए, आँख मूंद के आंसर मार दीजिए। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतराल, एक दैनिक ज्वार भाटा के अंदर समय अंतराल कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट का, ध्यान रखिएगा 24 घंटे 52। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? अब अर्ध अर्ध पूछ रहा है आपसे, अर्ध ज्वार भाटा कितने समय के बाद आता है, इसको आपको बताना है। तो ये आता है 12 घंटे 26 मिनट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा? बेंगुइला, किरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, पेरू। अब बताइए, यहाँ पूछ रहा है ठंडी जलधारा कौन सी है भैया? बेंगुइला की धारा। क्या है? ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? पेरुवियन धारा, केनारी, बेंगुइला, ब्राज़ील। अब आपको पता है ब्राज़ीली तट पे हमेशा गर्म धारा बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी जलधारा नहीं है? फॉकलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, कैलिफोर्निया धारा है, अगुलहास। अगुलहास की धारा पता है आपको कैसी धारा है? अगुलहास की धारा क्या है? गर्म है। ये कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? हमबोल्ट, कैलिफोर्निया की धारा, किरोशियो की धारा, इनमें से कोई नहीं। किरोशियो, अब बताइए जो किरोशियो है यही है आपकी क्या है? प्रशांत महासागर में बहती है। ये कौन सी धारा है? ये आपकी कौन सी है? कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा यही है आपकी। आगे देखिए, रेनेल जलधारा किस महासागर में? रेनेल पूछ रहा है आपसे, प्रशांत में, हिंद में है तथा इनमें से कोई नहीं, अटलांटिक महासागर में। क्या है? अटलांटिक महासागर में है। ये अटलांटिक, इसी को आंध्र महासागर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? क्यूराइल जलधारा हिंद महासागर, केनारी की धारा प्रशांत महासागर, ब्राज़ील की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, किरोशियो की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से एक कोई सुमेलित है, आपको बताना है। क्या ये है आपका? किरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, जापान। याद रखिएगा, जापान। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली जलधारा? बेंगुएला, हमबोल्ट, केनारी या मोजाम्बिक। अफ्रीका पूछा है आपसे, तो अफ्रीका पे कौन सी जलधारा बहती है? बेंगुएला की धारा बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? ब्राज़ील है, गल्फ स्ट्रीम में, किरोशियो है, हमबोल्ट है। इसमें पूछ रहा है कौन है, कैसी सीज समुद्री जलधारा? 234 के उत्तर अगर आपसे मैं पूछूँ तो आप क्या बताएंगे? हमबोल्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से आगे चलकर कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है? उत्तरी अटलांटिक कौन सी धारा? अलास्का, कनारी, गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल। अब आपको पता होनी चाहिए, यही उत्तर आपका मिल जाना चाहिए, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम ही ये धारा ऐसी है जो उसमें बहती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से गर्म जल धारा है? नॉर्वे की धारा, फ्लोरिडा होगा या फ्लोरिडा जो भी है, क्यूराइल धारा, लेब्राडोर। इसमें पूछा है कि गर्म, लेब्राडोर तो ठंडी जल धारा है, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें से पूछा है क्या? फ्लोरिया या फ्लोरिया जो भी है, यही है आपकी गर्म जलधारा। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा नहीं है, यानी कि गर्म है? हमको गर्म जलधारा, कैनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। गर्म कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा गलत है? ब्राज़ील की धारा कहाँ बहती है? सारगैसो की धारा, क्यूराइल ओयोसियो धारा, गल्फ स्ट्रीम खाड़ी की धारा, पेरू की धारा, हमबोल्ट जल धारा। इसमें से एक जोड़ा गलत है, और वही जोड़ा हमको क्या बताना है? गलत बताना। ब्राज़ील की जो धारा है, ये सारगैसम कहाँ बहेगी मेरे भाई? ये तो अटलांटिक में है। सारगैसम कहाँ है? अटलांटिक में। तो वहाँ ब्राज़ीलियन धारा कहाँ से बह जाएगी? सीधी सी बात है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण हिंद महासागर धारा है? दक्षिण की हिंद महासागरी धारा कौन सी है? 239 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपसे। मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, अगुलहास है, उपयुक्त सभी किस कौन से हिंद महासागर की, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से 2.8 दक्षिणी दशांश के मध्य जिंजीबार और सुमात्रा के बीच प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? इसके दोनों के बीच में जो धाराएं उत्पन्न होती हैं, उस धारा को क्या नाम दिया गया है? और उस धारा को नाम जो दिया गया है उसको बताइए आप, कि उस धारा का नाम क्या दिया गया है? उस धारा का नाम हम लोग को बताना है। क्या है? ये होगा उत्तरी मानसून होता है ना, ये उत्तरी मानसून होता है हमारा, उत्तरी पश्चिमी मानसून होगा, ठीक है, यू नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 241 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? भैया प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, आप ध्यान रखिए। किरोशियो, ओएसियो, कैलिफोर्निया या पेरू। अब आपको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया कहाँ है और उसमें क्या है, लेकिन हमबोल्ट और पेरू कौन सी नहीं है? पेरू या पेरू जो लिखा है। समुद्र की सतह के जल के ऊपरी मंद प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा, विशाल धारा प्रवाह, या जो धीरे धीरे उसमें होता है उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक ज्वार के पश्चात भाटा आने में कितना समय लगता है? एक ज्वार के बाद जो भाटा आने का समय वो कितने घंटे का होता है? 6 मिनट 13 सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए,
ज्वार की उत्पत्ति पर निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड का प्रभाव पड़ता है? ज्वार, अब देखिए फिर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु की गति। अब देखिए फिर आ गया आपका यहाँ पे बस एक आंख मुनना है और चंद्रमा को टिक कर देना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दीर्घ ज्वार किस दिन आता है? क्या पूछ रहा है? दीर्घ ज्वार किस दिन आता है भैया? निम्नलिखित में दीर्घ ज्वार किस दिन आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। निम्नलिखित में से लघु ज्वार किस दिन आता है? अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका लघु ज्वार, ये जो रहे लघु जो ज्वार वो कब आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। कब? सप्तमी और अष्टमी को। आगे देखिए, हैरिस ने महासागरों के जल में किस क्रिया को ज्वार भाटा का कारण माना? घूर्णन, दोलन, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए एक विद्वान है, एक किस कारण से मानते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण से ही मानते हैं। किसको मानते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण को ही मानते हैं। इनका कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण का ही था। तो था हमारा आपका 49 मिनट हो चुका है, एक क्वेश्चन बचा है 3 आपको। निम्नलिखित में से हैरिस ने तरंगों के श्रृंग और द्रोणी को क्या मान दिया? लहरें, धाराएं, भंवर बिंदु या ज्वार भाटा। अब देखिए इसमें से पूछा है क्या माना है उन्होंने? ज्वार और एक बार ऊपर एक बार नीचे उठने की क्रिया की उन्होंने ज्वार और भाटा माना है। निम्नलिखित में से अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में चलती है ना? अगुलहास कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए ठंडी जलधारा कौन सी है इसमें है आपकी कैलिफोर्निया। ये आपके हो गए 250 क्वेश्चन और यही होता है आपका ख़त्म 250 क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे जितना भी क्वेश्चन बचा फिर संडे को या तो फिर आगे जब भी मौका मिलेगा मैं आपको ये पूरा करवाऊंगा ज्योग्राफी। और इसके बाद तीनों ज्योग्राफी की सब जितने ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। और ये मैराथन के ही तौर होगा, 100 या 150 क्वेश्चनों का जो होगा वो संग्रह हम करते रहेंगे आप लोगों का। और इसके बाद आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, फिर देखते हैं आपका जैसे आगे जो आता रहेगा उस हिसाब से हम आपके लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद।